24 फरवरी 2026 की सुबह लखनऊ का आशियाना एरिया का एल सेक्टर, जहां पे पुलिस एक घर पे पहुंचती है। इस घर के ग्राउंड फ्लोर से एक ब्लू ड्रम रिकवर किया जाता है और इस ब्लू ड्रम को देखते ही सबको याद आती है मेरठ के मुस्कान के इस केस की। ये केस काफी हद तक उस केस से अलग था, लेकिन कम कहीं भी नहीं था। और 24 फरवरी का ये समय जब ये मामला पूरी तरह से खुलने वाला था। सच्चाई सामने आते ही बहुत सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या सच में इस तरह से भी प्लानिंग की जा सकती है और एक लाश के साथ एक ही घर में 4 दिन रहा जा सकता है। इस सारे मामले की शुरुआत होती है आज से लगभग 9 साल पहले, जब लखनऊ के इसी आशियाना एरिया के एल सेक्टर में एक फैमिली रह रही थी। एक हस्बैंड वाइफ, उनके 3 बच्चे, 2 बेटे और एक बेटी। ये जो हस्बैंड थे मनवेंद्र सिंह, ये बहुत बड़े कारोबारी थे। अच्छी इनकम थी घर की, क्योंकि इनकी 4 पैथोलॉजी लैब्स थी और 3 शराब की दुकानें थी। लेकिन आज से तकरीबन 9 साल पहले मनविंदर सिंह की उनकी वाइफ के साथ लड़ाई हो जाती है। यह बहस इतनी बढ़ जाती है कि उनकी वाइफ, कहा जा रहा है पड़ोसियों से, अपनी जान दे देती हैं। अब ये जो टाइम था फैमिली के लिए, मनविंदर जी के लिए बहुत ही ज्यादा दुख वाला था। इनफैक्ट बहुत सारे रिलेटिव्स या फिर पड़ोसी भी मनविंदर जी को कहते हैं कि वो दूसरी शादी कर ले, 3 बच्चे हैं, उनकी भी देखरेख अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उनको लगता था कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर कोई और औरत वो लेके आते हैं तो वो उनके बच्चों को माँ की तरह का प्यार नहीं देगी। इसी के चलते वो शादी नहीं करते, बल्कि अपने बच्चों की देखरेख करते हैं और अपने बिजनेस पे सारा का सारा फोकस करते हैं। मनवेंद्र जी और उनके भाई के पास पैसा ठीक ठाक था और उनका जो घर था उसकी अपनी ही कीमत करोड़ों की थी। 4 फ्लोर का ये घर, जिसमें किराएदार भी रहते थे, मनवेंद्र जी और उनके बच्चे भी रहते थे और मनवेंद्र जी के भाई भी रहते थे। 3rd फ्लोर पे मनवेंद्र जी अपने बच्चों के साथ रहते थे, 2nd फ्लोर पे किराएदार रहते थे और 1st फ्लोर पे मनवेंद्र जी के भाई अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। और इसके अलावा जो उनका ग्राउंड फ्लोर था वो खाली ही रहता था। समय बीतता है और दिन आता है 21 फरवरी 2026 का, जब मनवेंद्र जी के भाई, जो कि पुलिस में थे, वो छुट्टी आए हुए थे और इसी के चलते अपने गांव गए हुए थे। 21 फरवरी को जब वो वापस आते हैं तो मनवेंद्र जी का बेटा, जिसका नाम अक्षत प्रताप है और उम्र 19 साल है, उससे पूछते हैं कि उनके बड़े भाई यानी कि मनवेंद्र जी कहाँ पे हैं। अक्षत बताता है कि 20 फरवरी की सुबह 6 बजे के आसपास उसके पिता दिल्ली निकले हैं और ये कह के गए हैं कि 21 फरवरी को दोपहर के अराउंड वापस आ भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब हुआ था। जो मनवेंद्र जी के भाई थे, उनको एक चीज वियर्ड लगी कि मनवेंद्र जी का जो फोन था वो स्विच ऑफ आ रहा था। उनके पास 3 फोन थे और 3 अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर्स भी थे। तीनों नंबर्स एक साथ स्विच ऑफ आ रहे थे। अब ये जो बात थी ये उनको थोड़ी अटपटी सी लगती है। 21 फरवरी की दोपहर भी हो जाती है। वो फिर से पूछते हैं। अक्षत फिर से वही कहता है कि अभी तक वो आए नहीं, ना ही उनका कोई नंबर लग रहा था। इसी के चलते वो 21 फरवरी से ही उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनको लग रहा था कि वो बड़े बिजनेसमैन हैं, हो सकता है कोई राइवल हो सकता है किसी से कुछ देना लेना हो, इसी के चलते ये प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर किसी ने उनको अगवा कर लिया हो। और जब 21 फरवरी को मनवेंद्र जी से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, वो वापस भी नहीं आते हैं, तो 22 फरवरी को मनवेंद्र जी का बेटा अक्षत और मनवेंद्र जी के भाई दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस में उनके मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाते हैं। अब यहाँ से पुलिस अपना काम तो कर रही थी, लेकिन मनवेंद्र जी की फैमिली और उनके अड़ोस पड़ोस के जितने भी दोस्त थे, उनको लगता है कि पुलिस शायद ढंग से काम कर नहीं रही है। इसी बीच जो मनवेंद्र जी का बेटा अक्षत था, वो एक सोसाइटी का ग्रुप बना देता है, जिसमें आस पड़ोस के सब लोगों को ऐड करता है। मनवेंद्र जी की सारी डिटेल्स भी शेयर करना शुरू कर देता है, सो दैट लोगों के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहे। 22 फरवरी को भी जब रिवर्ट नहीं आता है, तो 23 फरवरी को मनवेंद्र जी के जितने भी अड़ोस पड़ोस के दोस्त थे, सब इकट्ठे होते हैं और सब के सब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इनफैक्ट अपने कॉन्टैक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये केस अब बड़ा होने लग पड़ा था। एक अमीर कारोबारी था जो कि गायब था और उसका कुछ भी अता पता नहीं था। इसके बाद जब पुलिस हरकत में आती है, तो सबसे पहले जो मनवेंद्र जी थे, उनकी लास्ट लोकेशन उनके कॉन्टैक्ट्स के हिसाब से चेक की जाती है। ये जो उनकी लास्ट लोकेशन थी, ये अरोसा भरोसा नाम की एक जगह बता रही थी, जो कि मनवेंद्र जी के घर से लगभग 22 से 23 किलोमीटर की दूरी पे था। इसके अलावा उनके घर के साइड में ही एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, उससे कुछ फुटेजेस चेक की जाती हैं। अब इन फुटेजेस में देखा जाता है कि जो मनवेंद्र जी हैं, वो 19 और 20 की रात को लगभग 1-1:30 बजे के अराउंड किसी शादी से अपने घर आए हैं। उनकी गाड़ी पार्क होती दिखती है, वो घर के अंदर जाते भी दिखते हैं, लेकिन उसके बाद सुबह जैसे अक्षत ने बताया था उस तरह से उनके जाने का कोई भी प्रूफ सामने नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट पुलिस ने भी एक्सेप्शन समझी,
क्योंकि जो मनवेंद्र जी के घर का फ्रंट था, मतलब कोई इंसान अगर उनके घर के अंदर एंटर करेगा या एग्जिट करेगा, वो डायरेक्टली सीसीटीवी कैमरा में दिख नहीं रहा था। खैर, मनवेंद्र जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक बेटा उनका गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, दूसरी तरफ अक्षत था और एक बेटी थी उनकी, लेकिन बेटी बहुत बुरी तरह से सदमे में थी। वो डर गई थी अपने पिता के गायब होने की वजह से। तो इसी के चलते पुलिस अक्षत से पूछताछ करती है, क्योंकि वो भी उस समय घर के अंदर ही था। अक्षत उनको स्टेटमेंट देता है जो कि काफी हद तक अभी भी क्लियर ही थी। अब इसके बाद पुलिस मनवेंद्र जी की जो लास्ट लोकेशन थी अरोसा भरोसा, वहां पे पहुंचती है। वहां पे भी उनको मनवेंद्र जी का ना फोन मिलता है और ना ही कोई इस तरह का ट्रेस मिलता है, कोई इस तरह की लीड मिलती है जो कि उनकी हेल्प कर सके। अब जब पुलिस ने बहुत कुछ देख लिया था, बार बार अक्षत से पूछा जा रहा था कि किसी से कोई लेना देना हो, किसी से कोई पुरानी दुश्मनी हो, तो इस तरह का भी अक्षत कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन जब पुलिस अक्षत की ये स्टेटमेंट ले रही थी तो समहाउ उनको अक्षत पे भी डाउट होना शुरू हो जाता है। अक्षत से पुलिस बार बार पूछताछ करती है, अक्षत की स्टेटमेंट्स भी बदलनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि उसके चेहरे के हाव भाव से यह पता नहीं चल रहा था कि किसी भी तरह से उसकी इन्वॉल्वमेंट इस मामले में हो सकती है। कोई नर्वसनेस नहीं, कोई भी किसी तरह का डर नहीं, वो काफी हद तक नॉर्मल ही दिख रहा था। इसी के चलते जब पुलिस को अक्षत पे डाउट हुआ था तो पुलिस अक्षत की लास्ट लोकेशन चेक करती है, उसी डेट की जब उसके पिता गायब हुए थे। जिसके बाद पुलिस को क्लियर हो गया था कि अक्षत की लास्ट लोकेशन और उसके पिता की लास्ट लोकेशन उस डेट पे सेम ही थी जब लास्ट अपीयरेंस हुई थी मनवेंद्र जी की। इस सब के बीच में अक्षत को डर लगना शुरू हो गया था। वो समझ गया था कि जितना उसने आसान सोचा था सब कुछ, उतना आसान होने नहीं वाला। अब ये फुटेजेस देख रहे हैं, लाइव लोकेशंस देख रहे हैं और टाइम नहीं लगेगा पुलिस को सच जानने में। इसी के चलते वो थोड़ी ही देर में अपने अंकल को बुलाता है, जो कि मनवेंद्र जी के कारोबार के पार्टनर भी थे। उनको वो बताता है कि मैं डर गया था, लेकिन मैं सच बताना चाहता हूँ, जो मेरे पिता हैं उन्होंने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर दी है। लेकिन ये चीज किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। मनवेंद्र जी के बहुत सारे दोस्त थे जो कि अड़ोस पड़ोस में ही रहते थे। वो जानते थे मनवेंद्र जी किस तरह के इंसान थे और वो अपनी जान कभी भी नहीं ले सकते। अब जब अक्षत के पास उसके ये अंकल पहुंचते हैं, अक्षत की हड़बड़ाहट क्लियरली ये बता रही थी कि अक्षत की इन्वॉल्वमेंट इस मामले में सीधी सीधी है। जिसके बाद अक्षत को पूछा जाता है, पुलिस अच्छे से उससे पूछताछ करती है तो अक्षत खुद ही बताता है कि जो कुछ भी हुआ है उसने अपने पिता के साथ किया है। पुलिस को बातें क्लियर हो जाती हैं। अक्षत को पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है, क्लियर पूछताछ की जाती है और उसके बाद पुलिस 24 फरवरी को सुबह अक्षत के घर वापस पहुंचती है। लेकिन इस बार अक्षत हथकड़ियों में था। अक्षत को घर के अंदर लेके जाया जाता है। अक्षत सब कुछ बताता है कि किस तरह से उसने ये सब कुछ किया था, और ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमें लगभग 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। 4 साल पहले लगभग 2022 के आसपास अक्षत अपने घर से भाग गया था, क्योंकि उसके पिता उसको फोर्स करते रहते थे कि उसको MBBS करवानी है, उसको नीट के लिए प्रिपरेशन करवानी है। लेकिन अक्षत कभी भी इस तरह से नहीं था, उसको पढ़ना नहीं था, उसको इस तरह से डॉक्टर नहीं बनना था। वो चाहता था बिजनेस में ही अपने पिता का हाथ बटाना। इनफैक्ट उसके पास और भी बहुत सारे आइडियाज भी थे। वो अपने पिता को कहता था कि एक पैथोलॉजी लैब हम बंद कर देंगे, उसकी जगह एक रेस्टोरेंट खोलेंगे और वो अच्छा चलेगा, मेरे पास सारा का सारा प्लान है। आप इमेजिन कीजिए 4 साल पहले अक्षित की उम्र क्या रही होगी जब अब उसकी उम्र 19 साल थी। उस उम्र में अक्षित 6 पेजेस का एक पन्ना लिख के अपने घर पे छोड़ जाता है, जिसमें उसने अपने पिता को सब कुछ बताया था कि वो चाहता क्या है, और एक बिजनेस मॉड्यूल भी वो उनको बना के दे गया था, और वो भाग के कानपुर पहुंचा था। अब इस दौरान मनविंदर जी बहुत परेशान हुए थे। उन्होंने अक्षित के फ्रेंड को कॉल की, जो कि मना कर रहा था, लेकिन उसके मना करने में भी ये चीज दिख रही थी कि शायद वो जानता है अक्षित कहाँ है। इसी के चलते मनविंदर जी उसको डराते हैं कि अगर पुलिस केस होगा तो तुम पे भी बात आएगी, तुम्हें भी अरेस्ट किया जाएगा। और इसी के चलते अक्षत का दोस्त डर के बता देता है कि अक्षत असल में कानपुर में है। अब इसके बाद उसी दोस्त से अक्षत को फोन करवाया जाता है। अक्षत को बुलाया जाता है ये कह के कि इस दोस्त को अक्षत को कुछ देना है। अक्षत इस समय भी बहुत केयरफुल था, उसके पास फोन भी था, और जब वो अपने दोस्त से मिलने आ भी रहा था तो उसने उससे चेक भी करवाया कि गाड़ी में आसपास मुझे बता कोई बैठा तो नहीं है। उसने वीडियो कॉल की थी। अक्षत के पिता और उनके दोस्त अपनी अलग गाड़ी में गए थे। इसी के चलते उनको अक्षत मिलता है और उसको पकड़ते हैं और वापस घर लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे मनविंदर जी को उनके दोस्तों ने समझाया था कि बेटे पे प्रेशर डालना कम कर दो, नहीं तो ये इस तरह की हरकतें और भी करेगा, और ऐसा शायद होता भी है। लगभग 1 महीना पहले अक्षत और उसकी सारी फैमिली वैष्णो माता गई हुई थी, लेकिन इसी दौरान उनके घर से कुछ गहने गायब हो जाते हैं।
उनको लगता है कि शायद काम वाली ने यह सब कुछ किया होगा। इसी के चलते पुलिस कंप्लेंट भी होती है, उससे पूछताछ भी की जाती है। लेकिन थोड़े समय के बाद पता चलता है कि शायद ये सब कुछ अक्षत ने किया था, क्योंकि ये सारे के सारे गहने थोड़े ही समय में अपने घर पे ही मिल जाते हैं। लेकिन अब मामला आने वाला था जब सारी की सारी चीजें और भी ज्यादा भयानक होने वाली थी। दिन आता है 19 और 20 फरवरी की रात का, जब रात को लगभग 1:30 बजे के अराउंड मनविंदर जी वापस अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद उनमें और अक्षत में बहस हो जाती है। अक्षत ने पुलिस को अपनी स्टेटमेंट में बताया किस समय उसके पिता की जो लाइसेंस्ड राइफल थी वो उन्होंने उठा ली थी अक्षत को मारने के लिए, लेकिन शायद वो उन्होंने डराने के लिए उठाई थी। बहस उसी बात पे हो रही थी कि उसको नीट के लिए प्रिपेयर करना है। हालांकि अक्षत इस समय बीबीए कर रहा था। शायद इसी के चलते ये मैटर बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाता है। अक्षत के पिता ने अक्षत को कुछ किया नहीं, लेकिन उसी राइफल से अक्षत अपने पिता को गोली मार देता है, जिस वजह से अक्षत के पिता की जान मौके पे ही चली जाती है। लेकिन अक्षत के घर पे इस समय उसकी छोटी बहन भी थी। वो अपने कमरे में थी, लेकिन इस गोली की आवाज से वो भी बाहर आती है। बाहर देखती है तो अक्षत ने अपने पिता की जान ले ली थी। अब ये जो लड़की थी ये बिना माँ के थी पहले ही। अब बाप भी इस दुनिया से चला गया था और भाई उसको डराता है, धमकाता है कि अगर उसने किसी से कुछ बोला, शोर मचाया तो वो उसकी भी जान ले लेगा। ये जो चीज थी शायद उसकी बहन को बहुत बुरी तरह से डरा देती है, ट्रोमा में पहुंचा देती है। इनफैक्ट वो अपनी बहन को ये भी कहता है कि अगर उसको चाहिए तो वो उसके लिए पिज्जा मंगवा देगा। लेकिन उनकी बेटी शायद अब बड़ी हो चुकी थी और पिज्जा वो नहीं था जो वो चाहती थी। शायद वो ट्रोमा में चली गई थी। वो अपना दरवाजा बंद करती है और अंदर चली जाती है। और उसके बाद अक्षत चुपचाप से अपने पिता की लाश को एक गद्दे पे रखता है। जब रात को सब के सब लोग सो गए थे तब वो लाश को सीढ़ियों से होते हुए ग्राउंड फ्लोर तक लेके जाता है, वहां पे रखता है और वहां का जो गेस्ट रूम था वहां पे इस लाश को बंद कर देता है, लॉक लगा देता है। जिसके बाद सुबह होने का इंतजार किया जाता है और अगली सुबह वो मार्केट जाता है, एक ब्लू ड्रम लेके आता है, एक आरी लेके आता है, वापस पहुंचता है इसी ग्राउंड फ्लोर में अपने पिता की लाश के टुकड़े करता है, जिसमें वो सर को अपने साथ ले जाता है, उनके बाजू अपने साथ ले जाता है गाड़ी में और इस अरोसा भरोसा नाम की जगह पे डिस्पोज कर देता है। साथ ही मनविंदर जी के जो भी फोन थे वहां पे ले जाके स्विच ऑफ करके उनको भी फेंक देता है। इसके अलावा अक्षत अपने साथ 18 से 19 लीटर तेजाब भी लेके आया था ताकि वो इस लाश पे फेंके और ये लाश जल जाए और इस वजह से किसी को कानो कान खबर ही ना हो। लेकिन जब उसने देखा कि मैटर बहुत बढ़ रहा है, चीजें बहुत भयानक हो रही हैं और शायद जल्दी ही पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, तो डर की वजह से उसने खुद ही सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो भी अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, इनफैक्ट बहुत सारे सुनने वाले भी लोग हैं, उनके दिमाग में एक ही डाउट आ रहा है कि जो मनविंदर जी की बेटी थी, जो शायद घर में तो अपने भाई से डरी हुई थी, लेकिन इस सब के बावजूद 23 तारीख को उसका एग्जाम भी था। इसी के चलते वो स्कूल भी गई थी। इनफैक्ट उससे पिछली रात पढ़ने अपने पड़ोसियों के घर गई थी जहां पे उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन वहां पे भी उसने किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं किया। इसके पीछे का मैटर क्या है किसी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना यही है कि शायद उसकी फैमिली में उसका भाई ही रह गया था और वो नहीं चाहती थी कि चीजें इतनी भयानक हो जाएं, इतनी खराब हो जाएं, या फिर शायद वो बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। खैर, ये था लखनऊ का एक रीसेंट इंसिडेंट जो कि पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर ही हुआ है। आपका क्या मानना है? पिता ने जिस तरह से बेटे को प्रेशराइज किया था उस वजह से ये चीजें हुई, या फिर बेटे के दिमाग में शायद कुछ और था जो अभी बाहर आना बाकी है? आपको जो कुछ भी लगता है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आप सब अपना ध्यान रखें। सी नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।